Today our topic of discussion is biotechnology applications। देखिए हमने लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हम सेल से एक प्रोटीन प्रोडक्ट लेते हैं और वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। जैसे वो प्रोटीन प्रोडक्ट हमने इंसुलिन बनाने के लिए यूज़ किया था, तो हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं एक शुगर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। या मान लीजिए मैंने ऐसी सेल्स बनानी थी जो बायो रिमीडिएशन कर सके। बायो रिमीडिएशन का मतलब है कि मेरे पास एक पोंड है और वो पोंड, या मेरे पास, जैसे हम गंगा एक्शन प्लान का एग्जांपल लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान का एम क्या है कि उसके अंदर जो कोलीफॉर्म, जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको हमने रिड्यूस करना है। ठीक है। या भाई मान लीजिए किसी कारण वाटर बिल्कुल पोल्यूटेड हो गया और उस वाटर पोल्यूटेड होने का कारण यहाँ पे क्या है कि उसकी बीओडी काफ़ी बढ़ गई है। तो बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए मैं ऐसे माइक्रोब्स तैयार कर सकता हूँ जो उस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करेंगे, जिससे मेरा वाटर जो है वो लेस पोल्यूटेड होगा। तो पहली एप्लीकेशन होगी प्रोटीन बनाना, जो कि यूजफुल टू ह्यूमन है। दूसरी एप्लीकेशन होगी बायोरिमीडिएशन। तीसरी एप्लीकेशन होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि भाई क्यों ना ऐसे प्लांट बनाए जाएं जो कि क्या हो, बायोटिक स्ट्रेसेस हैं। जैसे भाई कहीं कहीं पानी की कमी है, कहीं जो लैंड है वो काफ़ी साल्टी है, पीएच की प्रॉब्लम है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, या फिर लैंड कंडीशन कुछ ऐसी तरह की हैं कि वहाँ पे क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते। तो क्यों ना ऐसी क्रॉप बनाई जाए जो उस एबायोटिक स्ट्रेस को भी झेल सके। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन रिसर्च एरिया है वो इन 3 सेक्टर में है। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। कि भाई कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड कराना माइक्रोब्स की हेल्प से। क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट, उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन देना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमने पढ़ा था कि एक बायोरिएक्टर में जो प्रोटीन बन जाता है उसके बाद की जो प्रोसेस होती है प्योरीफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या होती है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। फिर हम देखेंगे कि भाई प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स whose जीन हैज बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई चेंज लाया जाए, वो चीज क्या होगी? मैनिपुलेशंस होगी। तो मैनिपुलेशन करके जो एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो उन्हें क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या उन्हें हम ट्रांसजेनिक भी बोल सकते हैं। ट्रांसजेनिक। भाई ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है किसी दूसरे के जीन को जो ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस करे वो हो जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो द ऑर्गेनिज्म विच एक्सप्रेस फॉरेन जीन, जो किसी दूसरे जीन को एक्सप्रेस करे, वो कैसा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, या उस ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओज बोलेंगे, जिसका जीन जो है मैनिपुलेट किया गया है, जिसका जीन चेंज किया गया है, या जिसके जीन के अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट लाया गया है। तो देखते हैं स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने सिर्फ 4 सब टॉपिक पढ़ने हैं, और उन 4 सब टॉपिक में एक अपनी एप्लीकेशन हो जाएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक अपनी एप्लीकेशन हो जाएगी भाई हमारे से रिलेटेड कि भाई मेडिकल इंडस्ट्री में इनका क्या रोल है। जैसे भाई इंसुलिन से रिलेटेड। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 4 टॉपिक हैं और चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हम एप्लीकेशन देखते हैं एग्रीकल्चर्स में।
कि भाई हमारा एक टॉपिक बना लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि बायोटेक को हम एग्रीकल्चर में क्यों यूज करते हैं, कि भाई बायोटेक एग्रीकल्चर में क्या फायदा दे सकती है। देखिए, बायोटेक की हेल्प से एक तो हम कम कर सकते हैं जो पेस्टिसाइड डालते हैं, वी रिड्यूस द रिलायंस ऑन दी पेस्टिसाइड्स, कि भाई जो हम प्लांट ग्रो कराते हैं उनको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो एक तो हम अगर बायोटेक का यूज़ कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट बना रहे हैं, तो जेनेटिक मॉडिफाइड जो है उसकी जो रिलायंस है भाई, उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है केमिकल पेस्टिसाइड से रिलेटेड, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमें पेस्टिसाइड कम छिड़कनी पड़ेंगी। दूसरा फायदा रहेगा रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। देखिए, जब हम क्रॉप को पूरी तरह से ग्रो कर लेते हैं, जब उसको काटते हैं, ठीक है, काटने के बाद जो लॉसेस होते हैं भाई, उसमें फंगी लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाता है, हमारे जैसे गेहूं की फसल है, राइस की फसल है, तो उनमें जो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस होते हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। या हम इंक्रीज टॉलरेंस टू बायोटिक एज वेल एबायोटिक स्ट्रेसेस। देखिए, बायोटिक स्ट्रेसेस हो जाएंगे भाई बैक्टीरिया फंगी वायरस के कारण, भाई जो बीमारियां होती हैं, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो जो प्लांट है वो बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट होगा। जैसे देखिए, एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी भाई, टेम्परेचर के कारण जो प्लांट को स्ट्रेस झेलनी पड़ती है, भाई पीएच के कारण भाई सैलिनिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। या भाई जैसे वाटर लॉगिंग कंडीशन, भाई पानी ज़्यादा हो गया या पानी कम हो गया, तो ये सब क्या होगी, एबायोटिक स्ट्रेस हो जाएंगे। अगर हम जेनेटिक मॉडिफाई और प्लांट बनाते हैं तो वो प्लांट क्या होगा, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस होगा। हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, मैनिपुलेशन से उस प्लांट के अंदर फूड का जो कंटेंट है वो भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आज के दिन मार्केट में एक राइस का प्लांट यूज करते हैं जिसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर क्या है, प्रो विटामिन ए कंटेंट ज्यादा है। कौन सा कंटेंट ज्यादा है, प्रो विटामिन ए कंटेंट ज्यादा है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस है कुछ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ले सकते हैं। अब हम टॉपिक करते हैं हमारी एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया अपनी एक पार्टिकुलर स्टेज में कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है और वो टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन कहलाती हैं। वो टॉक्सिन हार्मफुल होती हैं इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि क्यों ना इन इंसेक्टिसाइड प्रोटॉक्सिन का यूज हम एग्रीकल्चर में करें फॉर मेकिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज। देखिए, हमारा एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे भाई यहाँ पे जो बीटी
बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस का जो प्रोटीन होगा, जो प्रोटोक्सिन्स होगी, वो किल करेगी कुछ इंसेक्ट को, सर्टेन इंसेक्ट को, जैसे लेपिडोप्टेरन टबैको बर्डवॉर्म, कोलियोप्टेरन बीटल एंड डाइप्टेरन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ओनली, सभी को नहीं। तो बीटी कॉटन क्या हो जाएगा? बीटी कॉटन हमारा एक कॉटन का ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा। ट्रांसजेनिक प्लांट है तो ये जो बीटी है, बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस, एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। क्या बोलेंगे? क्राई प्रोटीन, CRY प्रोटीन। तो ये जो क्राई प्रोटीन या क्राई प्रोटोक्सिन है, या मैं कह सकता हूं क्राई जो प्रोटीन बनेगा वो क्राई जीन से बनेगा। तो इस CRY जीन को ये प्लांट जो है एक्सप्रेस करेगा, तो ये प्लांट हो जाएगा हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो आइए, ये जो CRY क्राई जीन है हमारा, ये किस प्रकार से फायदेमंद होता है प्लांट के लिए। तो हमारी जो मेथडोलॉजी रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी कि भाई हम लेंगे एक TI प्लाज्मिड। क्या लेंगे? TI प्लाज्मिड, क्योंकि प्लांट में अगर हमें कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफर करना है, तो TI प्लाज्मिड का यूज करेंगे। तो TI प्लाज्मिड में क्या करेंगे, जो बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस बैक्टीरिया है, BT बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे, क्राइजीन आइसोलेट करेंगे। ठीक है, और इस क्राइजीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे TI प्लाज्मिड के अंदर, और इस TI प्लाज्मिड को हम ट्रांसफर कर देंगे टू दी प्लांट सेल। तो इस प्रकार से जो हमारी प्लांट सेल्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, दे बिकम ट्रांसजेनिक। अब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये फायदे में होता है। देखिए, जो क्राइजीन है, प्लांट में एक्सप्रेशन के बाद क्राई प्रोटीन बनाएगा, या मैं कह सकता हूं इन्हें CRY क्राई प्रोटोक्सिन कह सकते हैं। ठीक है, और ये टॉक्सिन जो है किल करती हैं इंसेक्ट्स को। फिर हमारा क्वेश्चन है कि ये जो क्राई प्रोटोक्सिन है ये बैक्टीरिया का क्यों किल नहीं करती? क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होती हैं, प्रोटोक्सिन रूप में होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर जो हैं इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो क्राई प्रोटीन बनेगा। अब क्राई प्रोटीन बनाने वाले प्लांट को, उस ट्रांसजेनिक प्लांट को कोई इंसेक्ट खाने की कोशिश करेगा, इंसेक्ट अटेम्प्ट टू ईट ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट विद BT, जिसके अंदर बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस का जीन है या क्राई जीन है। तो क्राई प्रोटोक्सिन बिकम एक्टिव ड्यू टू alkaline pH ऑफ स्टमक या मिडगट कह सकते हैं। जो इंसेक्ट के स्टमक की जो पीएच रहती है, मिडगट की जो पीएच रहती है, वो क्या होती है, अल्कलाइन नेचर की होती है। और उस अल्कलाइन नेचर के होने के कारण ये जो प्रोटोक्सिन है इट बिकम एक्टिव। फिर क्या होगा, जो प्रोटोक्सिन होंगी वो बाइंड हो जाएंगी मिडगट के साथ।
जो प्रोटॉक्सिन अब एक्टिव हो गई और वो डैमेज करेंगी एपिथेलियल सेल को, या लाइसिस, और लाइसिस का मतलब उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, परफोरेशन पैदा कर लेंगे उसके मिडगट में, जिसके कारण जो है इंसेक्ट वो जो है मर जाता है। तो इस प्रकार से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। इससे हमारा एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमें पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर मैं कोई एक पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं 2,4-D पेस्टिसाइड का यूज़ करता हूँ, और उस पेस्टिसाइड के यूज़ करने से बायोमैग्निफिकेशन होगी, और वो बायोमैग्निफिकेशन हार्मफुल होगी हमारे बर्ड्स के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं रिड्यूस कर सकता हूँ रिलायंस ऑन दी केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो क्राइजीन है, जो हमने बैसिलस थ्रुंगिजेनेसिस बैक्टीरिया से लिया था, वो प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है इस इंसेक्ट को किल कर रहा है। फिर हम दो जीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Cry1AC एंड Cry2AB। इसका यूज करते हैं बाल वॉर्म के लिए। फिर मेरे पास जीन है Cry1AB, इसका यूज करते हैं कोरन बोरर के लिए। तो इनको भी आपने अलग से ध्यान रखना है। इस प्रकार से बहुत सारे क्राई जीन हैं जिनका हम अलग अलग इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं। Cry1AC एंड Cry2AB फॉर बाल वॉर्म एंड Cry1AB फॉर दी कोरन बोरर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक बीटी कॉटन।